नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर कनिष्ठ सहायक की फ्री तैयारी कराई जा रही है। सभी तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। ये हो जाता है कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार ज्ञान से। कंप्यूटर के आप जानते हैं 15 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और ये 15 प्रश्नों की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कनिष्ठ सहायक के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। इसमें मिल जाते हैं आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। ये हो जाता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा हो जाएगा कंप्यूटर का जो इनमें से एक प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑपरेशन के आधार पर आपसे पूछा गया है, तो ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी हम इनके बारे में बताएंगे किस किस तरह के होते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इनका प्रकार नहीं है, तो वो हो जाता है सी, रिमोट। रिमोट जो है कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर तीन तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। और इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण हो जाता है जो विद्युत ग्रहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। और ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये जो केवल संभावित जो है परिमाण देता है। ठीक है, एक्चुअल परिमाण ये नहीं देता है, संभावित परिमाण ये देता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद बात करेंगे दूसरा नंबर का आ जाता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये ऐसा होता है जो 0 से 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करता है। ये हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और ये अन्य तकनीकों की तुलना में तकनीकी तेज गति से शुद्ध परिणाम देता है। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला है एनालॉग कंप्यूटर वो जो है शुद्ध परिमाण नहीं देता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है ये शुद्ध परिमाण देता है। ठीक है, ये एक्चुअल परिमाण देगा, जितनी आपकी संख्या है वो ही दर्शाता है। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर बन जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर तीसरा बन जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आपने देख लिया। तो तीन तरह के यहाँ कंप्यूटर दिखाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी। सबसे पहले आपका एनालॉग कंप्यूटर आ जाता है, दूसरे नंबर पर आपका डिजिटल कंप्यूटर आ जाता है और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद आपका आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, पहले कुछ इस तरह के कंप्यूटर हुआ करते थे, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती है, तो इस तरह के हो जाते हैं। और अब जो है बिल्कुल हाइब्रिड आ गए हैं। जिस तरह के आपके लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये हाइब्रिड की श्रेणी में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है एज इट इज। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इनको जनक माना जाता है कंप्यूटर का। और ये कब की बात है, तो इन्होंने कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो क्या था, इन्होंने एक मशीन बनाई थी 1837 में। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार 1837 में एक उन्होंने इंजन की अवधारणा की थी जिसको कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, ये कब की थी, इन्होंने की थी 1837 में। और इन्हीं को जो है कंप्यूटिंग का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाते हैं आपके चार्ल्स बेबेज, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में।
ये पूछा गया है आपसे जिसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन बदलकर जो है आपको दे दिया गया है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो ये भी हो जाते हैं आपके चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, आंसर उसका एक ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे और सीआरटी का क्या अर्थ हो जाता है। सीआरटी का अर्थ आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये लोअर में भी आपसे पूछा गया है। पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी की बात हो रही है, तो सीआरटी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो सीआरटी की फुल फॉर्म हो जाती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। कैथोड रे ट्यूब हो जाती है और ये सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब होती है। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब मानी जाती है, इसमें लगी हुई थी। ठीक है, तो इसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। और कैथोड रे ट्यूब किस तरह की होती है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर है और मॉनिटर में जो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो अंदर एक ये लगा हुआ था, जो इसका मॉनिटर डिस्प्ले है, ये लगा हुआ था अंदर की तरफ से। तो इसमें जो है कैथोड रे ट्यूब होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको सीआरटी कहा जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है निर्वात नलिकाओं का या वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा। और सबसे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें जो निर्वात नलिकाएं हैं उनका प्रयोग होता था। पंच कार्ड पर भी वो आधारित रहती थी। संग्रहण के लिए उनके जो है चुंबे के ड्रम का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, ये हो जाते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। और पहली पीढ़ी की शुरुआत आपसे पूछी जाएगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि 1946 में हो जाती है पहली पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर की। ये हो जाती हैं वैक्यूम ट्यूब। किस तरह की होती थी ये वैक्यूम ट्यूब? ये आपने देखी होगी अपने टीवी में, इस तरह से जो है ये यूज होती थी। ठीक है, ये ज़्यादातर टीवी में लगी होती थी। सीआरटी जो आपकी होती हैं उनमें लगी होती थी इस तरह की ट्यूब। ये प्रथम पीढ़ी की हो जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन की हो जाती हैं ट्यूब। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित हो जाती है? अभी हमने बताया है आपको पहली पीढ़ी, ये हो जाएगी आपकी दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी आधारित थी, ये हो जाता है आपका प्रथनकों यानी ट्रांजिस्टरों पर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों पर आधारित हो जाती है और इसमें निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता था ट्रांजिस्टर में, जो इसमें आपकी ये जो है सस्ता होता था और बिजली की खपत भी कम करता था, इसलिए वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय माना जाता था ट्रांजिस्टरों का प्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया गया था, ये किसके द्वारा किया जाता है माउस का आविष्कार? तो ये हो जाते हैं डगलस एंगलबर्ट। डगलस एम्बर्ट डगलस एंगलबर्ट ने सन 1960 में किया था माउस का आविष्कार। ठीक है, 1960 में हो जाता है माउस का आविष्कार। और इसको जो है पेटेंट मिला था 1970 में जाके। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1960 में इसको आविष्कार तो हो गया था, लेकिन इसका जो पेटेंट है वो पास हो जाता है 1970 ईस्वी में। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया था, ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था भारत में पहली बार? तो भारत में पहली बार स्थापित किया जाता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। इसको स्थापित किया जाता है, कब किया जाता है? तो इसको स्थापित किया जाता है 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 में भारत में कंप्यूटर के युग की शुरुआत हो जाती है और ये सबसे पहला कंप्यूटर लगाया जाता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और ये कौन सा कंप्यूटर था उसमें लगाने वाला? ये हो जाता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, उसमें जो लगाया गया था वो था सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। और यहाँ भी आपको दिखाया गया है 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत वास्तविक जो मानी जाती है वो 1956 से मानी जाती है, जब आईएसआई कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEM2M स्थापित किया गया था। स्टार्ट तो हो जाता है 1952 में, लेकिन वास्तविक शुरुआत मानी जाती है 1956 में,
जब आया था भारत में डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ जाता है जब से वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। और ये हो जाते हैं जो आपका पहला कंप्यूटर था भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, उसका उद्घाटन करते हुए, ठीक है। ये कुछ वहाँ का जो है स्टाफ है। पहला जो कंप्यूटर था वो किसी इस तरह से जो है वहाँ दिखाया गया है, और ये फ़ोटो बड़ी रेयर फ़ोटो है। इस तरह की फ़ोटो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर आपसे पूछा गया है किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर जो है एक डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है, ठीक है। और ये हो जाता है आपका कैलकुलेटर, ठीक है। इस तरह के कैलकुलेटर हो जाते हैं और इसको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो जाता है? 2018 का पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2018 का है, और इसमें उस समय का 2018 का सबसे तेज कौन सा था? तो 2018 में सबसे तेज था प्रत्यूष। लेकिन बात करेंगे हम 2024 की, हमें जो है 2024 से देख लेना है कौन सा तेज हो जाता है सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो जाता है 2024 में एरावत, और परम सिद्धि भी हो जाता है। इसके बाद आपका प्रत्यूष आ जाता है, और इसके बाद आपका आ जाता है मिहिर। ये चार कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर जो इस समय भारत में मौजूद है। और दुनिया में सबसे तेज कंप्यूटर ये 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में एरावत जो है ये आ जाता है आपका 75वें नंबर पर पूरे विश्व में। दुनिया की बात हो रही है तो दुनिया में आ जाता है ये 75 नंबर पर एरावत। और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 13.17 पेंटाफ्लॉप प्रति सेकंड की इसकी स्पीड हो जाती है, ठीक है। ये हो जाता है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, इसका नाम है एरावत। और ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है एरावत, ठीक है। ये एरावत की इमेज हो जाती है। इस तरह से होते हैं ये सुपर कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर की। 3G, 4G, 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ क्या होता है मोबाइल की श्रृंखला में? तो जी का अर्थ हो जाएगा जनरेशन। जिस तरह से आपका 3G, 4G और 5G में जी का अर्थ जनरेशन होता है, और जब भी किसी फ़ोन की नई तकनीक आती है तो उसे जो है नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्टफोन कहा जाएगा, या नेक्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाएगा, ठीक है। यानी उसका जो है ये अपग्रेडेड वर्जन हो जाता है। पहले 3G आता आता था, फिर उसके बाद 4G आया, फिर उसके बाद अब 5G आया। कुछ समय बाद 5G को अपग्रेड कर दिया जाएगा 6G में, ठीक है। इस तरह से टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ जो है ये फ़ोन में जो है काफ़ी, फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आते रहते हैं, और इसको जो है जनरेशन के नाम से ही जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्य संबंध है? कौन सा हो जाएगा मुख्यतः जो संबंध हो जाता है? तो ये हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। ये हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। 1943 में डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेसर इकर्ट के द्वारा जो है बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता था जो 1943 में जे डब्ल्यू माचले और जे प्रेसर स्कॉट के द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गया था? तो ये हो जाता है, इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है एनिएक, ठीक है। एनिएक बनाया गया था ये डॉक्टर जे डब्ल्यू माचले और जे प्रेसर इकर्ट के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, ये हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिक न्यूमेरल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये हो जाती है एनएक की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये बनाया गया था बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के। और ये हो जाता है एनएक कंप्यूटर, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से।
इमेज के माध्यम से देख सकते हैं आप एनिक कंप्यूटर किस तरह का कंप्यूटर था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, यानी दूसरी पीढ़ी की, ये किस दौरान देखी गई थी? पहले आपने देख ली है, ये हो जाती है आपकी 1946 से 1956 तक, और दूसरी देखी जाती है फिर 1956 से आगे। तो 1956 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और बात करेंगे कंप्यूटर की अगली पीढ़ी के बारे में। जो भी आपकी पीढ़ी हो जाती है कंप्यूटर की, तो पहली पीढ़ी की बात करेंगे। पहली पीढ़ी हो जाती है ये कंप्यूटर की 1946 से 1956 तक। यहाँ से सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पीढ़ी से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, आईसी चिप से या इंटीग्रेटेड सर्किट से आपका क्वेश्चन बन जाता है, माउस से क्वेश्चन बन जाता है, और 3G 4G से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करेंगे दूसरी पीढ़ी की, ये हो जाती है 1956 से 1963 तक। तीसरी पीढ़ी हो जाती है 1964 से 1971 तक। चौथी पीढ़ी की बात करेंगे, ये हो जाती है 1971 से 1980 तक। और पांचवी पीढ़ी ये कंप्यूटर में 1980 से अभी तक जो है पांचवी पीढ़ी ही चली आ रही है, ठीक है। इसको पांचवी पीढ़ी कहा जाएगा 1980 से, और जो अब तक चल रही है वो पांचवी पीढ़ी हो जाती है कंप्यूटर की। वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब से शुरू हो जाता है, ये हम आपको अभी बता चुके हैं। तृतीय पीढ़ी का जो प्रयोग हुआ है तो ये 1965 से हो जाता है 1971 तक। ये हो जाती है आपकी तृतीय पीढ़ी। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष आईआईटीएम यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया था। ये कहाँ स्थित हो जाता है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित हो जाता है पुणे में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी आईआईटीएम ये पुणे में स्थित हो जाता है। और यहाँ बात की गई है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज पहला मल्टी पेटाफ्लोक सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया था। और इस सुपर कंप्यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्यूष नाम दिया गया था 2018 में, ठीक है। ये हो जाता है प्रत्यूष। वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? ये कौन सा नियम बताता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये मूर का नियम है, ये बताता है। और मूर कौन हो जाते हैं? तो इंटेल के संस्थापक हो जाते हैं ये मूर। इंटेल के संस्थापक हो जाते हैं गॉर्डन मूर। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कंप्यूटर के प्रसंस्करण की शक्ति का जब बारीकी से अध्ययन किया गया था, तो इन्होंने आईसी चिप पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टर की जो संख्या थी उसमें उसकी जो संख्या में प्रतिवर्ष दुगनी हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंटेल के संस्थापक हो जाते हैं गॉर्डन मूर। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है एक डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा जिसका कंप्यूटर का आम तौर पर सबसे ज़्यादा आम प्रकार, जो कंप्यूटर का एक आम प्रकार हो जाता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? जो भारत में निर्मित है सुपर कंप्यूटर प्रथम था, ठीक है। प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था ये हो जाता है परम, ठीक है। परम 8000 हो जाता है भारत का सुपर कंप्यूटर, इसको माना जाता है। और ये इसका निर्माण किया गया था 1991 में सी डैक के द्वारा, ठीक है।
CDAC के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है 1991 में। ठीक है, क्या नाम हो जाता है इसका? नाम हो जाता है परम 8000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर ये हो जाता है। और ये इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये था आपका परम 8000। निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? कौन हो जाता है जिनका उपयोग किया जाता है उत्तर पत्रों के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ओ OMR इसको बोला जाता है, OMR रीडर। ठीक है, OMR रीडर हो जाता है ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसको OMR रीडर कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं OMR की इमेज इस तरह से OMR इसके अंदर रख दी जाती है। और ये प्रकाश तरंगों की वजह से जो है, इसमें से प्रकाश तरंगें निकलती हैं और इसमें से आपको पता चल जाता है, ये स्कैन कर लेता है जो डार्क एरिया होते हैं उनको। ठीक है, इसी वजह से आपको नंबर पता चल जाते हैं और एक बार में ये एक शीट को इसी तरह से स्कैन कर लेता है। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।